अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FBISC लर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो स्पेशली इंग्लिश से रिलेटेड है और जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश की ग्रामर के हवाले से परेशान हैं, उनके MCQs में बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं, तो आज ये वीडियो वो पूरी देखें। इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड के इंग्लिश के पेपर के पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे और मैं इंग्लिश की काफ़ी सारी ग्रामर के पॉइंट्स को भी डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। अच्छा जी, एक और चीज़ कि वीडियो सिर्फ फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मैं इंग्लिश की ग्रामर डिस्कस करूँगी जो कि हर बोर्ड में सेम ही होती है। बस वर्डिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट तो हर बुक में सेम ही होता है। इसलिए ये बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, लेकिन वैसे ये फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं उनके जो 2025 में एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड पेपर पैटर्न भी शेयर करूँगी और जो भी चीज़ें पेपर पैटर्न में न्यू ऐड हुई हैं जो कि बच्चों को नहीं समझ आ रही, वो भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, मैं आपको पेपर पैटर्न दिखाती हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको हर क्वेश्चन समझा देती हूँ। अच्छा जी, ये है जी आपका पेपर पैटर्न। सबसे पहले आपके MCQs होंगे जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 समरी। अब इसमें जो है आपको कंप्रीहेंशन दिया गया है और पहला क्वेश्चन आपने इसमें जो है वो समरी वाला अटेम्प्ट करना है। ये तो आपने आपका कंपलसरी है, यानी ये क्वेश्चन आपने ज़रूर सॉल्व करना है, इसमें आपको चॉइस नहीं दी जा रही है। उसके बाद कुछ समरी में से ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं जिनको आपने सॉल्व करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा। अब आपको यहाँ पे 2 स्टेंजास दिए गए होंगे, उनमें से आपने एक को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पैराफ्रेजिंग क्या होती है, हम स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग किस तरह करते हैं, तो इस वीडियो में मैं वो भी डिस्कस करूँगी। चलें देखते हैं कि पैराफ्रेजिंग किस तरीके से की जाती है। अच्छा जी, जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 35 पर ये पॉइंट दी गई है इन स्पाइट ऑफ वॉर, तो हम इसी की जो है पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो इसमें पहला स्टेंजा है उसको आप एक दफ़ा रीड कर लें, फिर मैं इसकी पैराफ्रेजिंग आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो पैराफ्रेजिंग में आपने करना क्या होता है, आपने जो भी उसमें मुश्किल वर्ड्स हैं उनको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। जो उसका अगर कोई सिनोनिम है, उसका इजी वर्ड आपके जहन में आ रहा है तो वो आपने लिख देना है। इसके अलावा पैराफ्रेजिंग बिल्कुल भी तशरीह की तरह नहीं होती। जैसे उर्दू में हम इतनी लंबी चौड़ी तशरीह कर देते हैं, तो उस तरह पैराफ्रेजिंग नहीं होती है। आपने थोड़ा सा बस उसको सिंप्लीफाई कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी पैराफ्रेजिंग 4 to 5 लाइन्स की हो, ठीक है। इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना है। स्टूडेंट्स के जहन में ये बात होती है कि पैराफ्रेजिंग में आपने जो है एक एक दो दो पेज भरने हैं, आपने तशरीह की तरह काफ़ी लंबी पैराफ्रेजिंग करनी है। ऐसा नहीं होता, आपने 4 to 5 लाइन्स में उस स्टैंजा को सिंप्लीफाई कर देना है। तो मैं आपको पहले स्टैंजा की करके दिखाती हूँ। जी, यहाँ मैंने पहले स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग कर दिया। अब देखिए, इसमें एक गलती जो कि कॉमन है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो पहली लाइन में लिख देते हैं इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स। ये वाली लाइन आपने बिल्कुल भी नहीं लिखनी। आपने स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग करते हुए ये चीज़ नहीं लिखनी कि इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज, ठीक है। आपने बस डायरेक्टली जो है उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप ये चीज़ लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर वैसे ही आपकी पैराफ्रेजिंग क्रॉस करके आपको 0 नंबर दे दे, तो ये रिस्क आपने बिल्कुल नहीं लेना है। अच्छा, बाकी देखें कि वहाँ पे सफरिंग का वर्ड यूज़ हुआ था, तो उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ट्रबल से। या आप इसके अलावा कोई और वर्ड आपको इजी लगता है तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है देखिए 4 लाइंस, तकरीबन 4 लाइंस में मैंने पैराफ्रेजिंग कंप्लीट कर दिया उसकी। और लाफ की जगह आप स्माइल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लाफ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप स्माइल लिख दें, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं पैराफ्रेजिंग इस तरीके से आपने करनी है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। यानी आपने इस स्टैंजा को रीड करना है और उसमें से जो क्वेश्चंस निकाले गए उनके आपने आंसर्स देने हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है इसमें से आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन पोएटिक डिवाइस एम्प्लॉयड इन द स्टैंजा। वो कह रहे हैं कि स्टैंजा में से कोई सी एक पोएटिक डिवाइस आप बताएं और उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें या एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो ये पोएटिक डिवाइसेस जो है इंशाल्लाह मैं इसका इसी वीडियो का एक और पार्ट बनाऊंगी तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसके मुझे शायद 2-3 पार्ट्स बनाने पड़े, तो ये पोएटिक डिवाइसेस सारी हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इन द स्टैंजा। वो कह रहे हैं कि ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड से क्या मुराद है पोइट की। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड को आप इस तरह लिख सकते हैं कि इट इज़ द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अलोन विद थॉट्स एंड मेमोरीज, ठीक है। उसके बाद हाउ डज द स्पीकर्स हार्ट
react when they recall the image of the daffodils। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं, द स्पीकर्स हार्ट फिल विद प्लेयर्स एंड स्टार्ट डांसिंग विद द डैफोडिल्स। तो फिलहाल तो मैंने आपको पेपर वाले स्टैंजा के जो क्वेश्चन थे उन्हीं के आंसर बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, तो आप कोई भी अगर स्टैंजा आए तो उसके आंसर्स सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए प्रेपोजिशन वाला, लेकिन चलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व की हुई है पूरी फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद बी पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एनी 5 बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक। ये भी मैंने यहाँ पे पूरी सॉल्व की हुई है, इसको आप देख सकते हैं। ये जो है अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाती है जी पंक्चुएशन। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। पंक्चुएशन में ज़्यादातर लोग इसको कहते हैं कि ईजी सी चीज़ है, बस कॉमे और फुल स्टॉप लगाने होते हैं, तो इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसकी आपको समझ नहीं आ रही होती कैसे पंक्चुएशन करनी है। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, इस तरह से एक लाइन आपको दी जाएगी या 2 से 3 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। बस आपने उसमें जो है फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, कैपिटलाइजेशन जहाँ पर हो रही है, जिस वर्ड को कैपिटल करना है वो कर देना आपने, और बाकी जहाँ पे भी अगर हाइफन्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो आपने लगा देने हैं, और अगर सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ तो वो भी आपने लगा देना है। तो बस ये एक लाइन की पंक्चुएशन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपको इसके 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है सेक्शन सी, जिसके अंदर लेटर होता है, एप्लीकेशन होती है, पैराग्राफ है, ट्रांसलेशन है, या फिर उसकी जगह डायलॉग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो लेटर और एप्लीकेशन में बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। अभी तक उन्हें ये नहीं समझ आया है कि लेटर में अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, या एप्लीकेशन में लिखते हैं तो वो राइट साइड पे लिखना होता है या फिर लेफ्ट साइड पे लिखना होता है। तो ये चीज़ मैं आज आपकी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो रजिस्टर पे मैं आपको इसका पूरा पैटर्न दिखा देती हूँ किस तरह लेटर या एप्लीकेशन आपने लिखनी है। ठीक है, लेटर या एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा जो तरीका इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक फॉर्म। ठीक है जी, ब्लॉक फॉर्म का अब क्या मतलब होता है, यानी कि हर चीज़ आपकी लेफ़्ट साइड पे लिखी जाएगी। आपने कोई भी चीज़ राइट साइड पे नहीं लिखनी है। बस एक चीज़ है, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि कौन सी चीज़ बस राइट पे आएगी। बाकी हर चीज़ आपकी सीधा बिल्कुल इस तरह से लेफ़्ट साइड पे आनी चाहिए, सीधी। ठीक है, आप चाहे स्केल रख के उसको सीधा कर लें, या जैसे अगर आपको ईजी लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं वैसे ही सीधी लाइन लगा देती हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पे आपने लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हैं, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप लिखते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर वैसे ही स्कूल नेम लिख रही हूँ, आपने अपने स्कूल का नाम ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिटी नेम लिखते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी कॉमा लगाना है, यहाँ पे भी कॉमा लगाना है, यहाँ भी एंड पे जहाँ आपका सेंटेंस यानी कि सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं वहाँ आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सी एक चीज़ है कि आपने तीनों चीज़ों में या 4 चीज़ें अगर आप जिस तरह भी आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं, आपने सारी लाइंस में कॉमाज लगाते जाना है और एंड पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। इतना लिखने के बाद अब आपने सब्जेक्ट लिखना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने सब्जेक्ट से पहले भी एक लाइन छोड़ देनी है और सब्जेक्ट के बाद भी आपने एक लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, बीच में आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिख लें। सब्जेक्ट आपका जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और आपने सब्जेक्ट को ज़रा बोल्ड कर देना है या फिर अंडरलाइन कर दें, जैसे भी आपको इजी लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपका होगा सब्जेक्ट, जिस भी टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हैं तो आपने उसको बोल्ड कर देना या अंडरलाइन कर देना। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने एक लाइन छोड़ दी। अब आपने जो है रिस्पेक्टेड सर लिखना है। अब ये देखेंगे मैंने हर चीज़ जो है वो स्ट्रेट लाइन में लेफ़्ट साइड पे ही लिखी है। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैम लिखने के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं, इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। ठीक है, वो आप अपना पूरा पैराग्राफ लिख लें। सब कुछ आपने लिख लिया, एंड पे आपने बस ये लिख देना है कि आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। ठीक है, इस तरह की एक लाइन लिख दें। अब आपने एंडिंग करनी है, तो एंडिंग भी आपकी लेफ़्ट साइड पे होगी।
यहाँ आपने लिखना है योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, आप जो भी लिखे। यहाँ पे मैं ट्रूली लिख देती हूँ, यहाँ पे कोमा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा XYZ या फिर आप अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ जो कि आपने लिखनी है योर्स ट्रूली के बिल्कुल सामने, बस यही एक चीज़ है जो कि राइट साइड पे आएगी, ठीक है। तो योर्स ट्रूली के बिल्कुल सामने आप लिख देंगे जी, जो भी जिस दिन आप डेट लिख रहे हैं वो आपने डेट यहाँ पर राइट कर देनी है, जैसे कि 07/4/2025, इस तरह से करके आपने डेट लिख देनी है। ये आपका पूरा लेटर या एप्लीकेशन का पैटर्न हो जाएगा, यानी आपने हर चीज़ को लेफ़्ट साइड पर ही लिखना है। बस ये डेट जो है वो आपकी ज़रा राइट साइड पे आ जाएगी, योर्स ट्रूली के बिल्कुल सामने। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका पेपर पैटर्न। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो कि MCQs में आती हैं और बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी होती है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, कुछ ग्रामर की चीज़ें हैं, उन पे आपने ज़रूर फोकस करना है। तो पहला पॉइंट है जो कि है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा जी, अब ट्रांजिटिव वर्ब में आप सबको ये तो पता ही है कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। अब इंट्रांजिटिव में हमने पढ़ा है कि जी इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो सब्जेक्ट और प्लस वर्ब आ जाता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आती है, सेंटेंस के एंड पे एक वर्ड होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ फुल फॉर्म में। ठीक है जी, वो आपका होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब की तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है जी, तो अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इन ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम देखें एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल में हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए, इसके अंदर हमारे पास वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये जो एंड पे है ना, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगी हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल। अगर MCQs में इस तरह आता है तो आपने अगर ऑब्जेक्ट जो इस तरह की चीज़ें ना, एप्पल हो गया, बुक हो गई, टेबल, चेयर, इस तरह की चीज़ें सारी ऑब्जेक्ट होंगी, तो आपने फौरन सेलेक्ट कर लेना है ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर इस तरह से कोई सेंटेंस आता है जिसके अंदर आपको लास्ट वाला वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है, तो आपने फ़ौरन पहचान लेना है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इसका आंसर होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इसके भी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ जिसके अंदर दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब एग्जांपल में देखें, अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही गेव मी अ बुक, इसका अगर हम उर्दू मीनिंग देखें तो ये बनता है कि उसने मुझे किताब दी। तो अब इसमें काम किस पे हो रहा है, बेसिकली वो हो रहा है जी बुक पर, तो हम बुक को क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सारा काम जो है वो इसी पे हो रहा है ना, यानी ये हमारा हो जाएगा जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसने मुझे किताब दी, जो ये मी है, ये हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप इनडायरेक्ट कहेंगे और ये आप कहेंगे डायरेक्ट। ठीक है जी, थर्ड पार्ट है जी ग्रामर में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना वो टोटल 9 होते हैं, ये तो आप सबको पता है। वो कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और आर्टिकल। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें से जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि MCQs में बहुत ज़्यादा आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, उन पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। उनमें से 3 मेन मैं आपको बता रही हूँ। पहले में आ जाएगा जी नाउन और उसकी काइंड्स।
ठीक है, सिर्फ नाउन नहीं, उसकी काइंड्स भी आपने पढ़नी है। उसके बाद सेकंड पे आ जाएगा प्रोनाउन और उसकी काइंड्स, और उसके बाद थर्ड पे आ जाएगा कंजक्शन। इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी के पॉइंट्स मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो कि इसी वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। और हो सकता है कि मुझे थर्ड पार्ट भी बनाना पड़े, क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बतानी है। इंशाल्लाह आपको क्लियर करेंगी सारी चीज़ें। अच्छा जी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इंटरनेट पे तो ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो हम वो भी तो देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने सारी जितनी भी चीज़ें आपको समझाई हैं, हर चीज़ को इजी वे में कंसेप्ट के साथ समझाया है। ये नहीं कि मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवा दी और मैंने कहा कि आप ये याद कर लें। मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ हर चीज़ को ईजी वे में समझाया। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत आसानी हुई होगी। इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी और आपकी कन्फ्यूजन्स भी दूर हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी वीडियो शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।